में फूट का पटना में दिखा असर। चिराग पासवान के सैकड़ों समर्थक एलजेपी कार्यालय में हुए इकट्ठा। पशुपति पारस समेत 500 सांसदों के पोस्टर पर पोती कालिक। पटना से कोरोना टीकाकरण जागरूकता रथ रवाना। बीजेपी दफ्तर से कार्यक्रम का शुभारंभ। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। रांची के धुरवा इलाके में सुप्रसिद्ध पंचमुखी मंदिर के पीछे लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत। स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। प्रयागराज से पत्रकार की मौत पर सस्पेंस। पुलिस ने किया अज्ञात हत्या का केस दर्ज। 2 दिन पहले पत्रकार सुलभ ने खुद को जान को बताया था खतरा। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से कोरोना टीका जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जिसका उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। उस मौके पर डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि गांव-गांव तक किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रचार रथ को रवाना किया गया है। किसान प्रदेश किसान मोर्चा की ओर से टीकाकरण अभियान एक जन जागरण अभियान के रूप में तब्दील हो, इसके लिए यह रथ यात्रा से निकली है, जिससे अधिक से अधिक हमारे बिहार के लोग टीकाकरण कर सकें। जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जो टीकाकरण नहीं करवा पाए हैं, उनका टीकाकरण हो जाए, जिससे कि बिहार स्वस्थ हो। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुप्रकाश जुड़ चुके हैं। अनुप्रकाश, ये जो कोरोना टीका जागरूकता रथ रवाना हुआ है, इससे जो वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में जो भ्रम है वो कहीं ना कहीं दूर होगा और लोगों को वैक्सीन के फायदे भी गिनवाए जाएंगे। अनु, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है अनु से संपर्क नहीं हो पाया है। तो कोरोना टीका जागरूकता रथ रवाना हुआ है, डिप्टी सीएम दोनों मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उद्घाटन किया है। तो पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय से कोरोना टीका जागरूकता रथ को रवाना किया गया। उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद, डिप्टी सीएम रेणु देवी और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। आपको बता दें कि इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि गांव-गांव तक किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रचार रथ को रवाना किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि दूसरी लहर में गांव में सबसे अधिक कोरोना की लहर फैली है और इसके बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कोरोना वैक्सीन। और ये देखा गया है अधिकतर कि ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता को लेकर काफी कमी है। तो अब ये जागरूकता रथ रवाना किया गया है, जो ग्रामीण इलाकों में जाएगा और लोगों को वैक्सीन के फायदे गिनवाएगा और जो भी लोगों के मन में आशंकाएं है, वैक्सीन को लेकर भ्रम है, वो सब दूर होगा। तो कोरोना टीका जागरूकता रथ रवाना किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उद्घाटन किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रथ को रवाना किया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। उद्घाटन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। तारकेश्वर प्रसाद ने कहा है कि गांव-गांव तक किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए इस प्रचार रथ को रवाना किया गया है। तो कोरोना वैक्सीन को लेकर खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में लोगों के मन में काफी सारी आशंकाएं हैं, अफवाहें हैं, जिससे अब दूर होने में मदद मिलेगी। लोक जनशक्ति पार्टी की टूट के बाद राजधानी में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान के सैकड़ों समर्थक लोजपा कार्यालय के बाहर पहुंचे और पशुपति कुमार पारस समेत 5 अन्य सांसदों के पोस्टर पर कालिक पोत कर विरोध जताया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 5 सांसदों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। पोस्टर नहीं किया, बोला पार्टी मार है अंदर, लेकिन घूस के साथ जबरन से।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता की। उस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उस बैठक के बाद छूट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे तक खुल सकेगी, बैठक में ये फैसला लिया गया है। साथ ही शॉपिंग मॉल और स्टोर भी अब खुल सकेंगे, तो बड़ी छूट दी गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% स्टाफ के साथ 4 बजे तक खुल सकेंगे। शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद रहेगी। तो वही सिनेमा हॉल, क्लब, बार, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, इनमें अभी कोई छूट नहीं दी गई है। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क भी फिलहाल बंद रहेंगे। तो अभी भी कई तरह के प्रतिबंध लागू है। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेजेस को अभी कोई छूट नहीं दी गई है, वो अभी भी बंद रहेंगे। 5 व्यक्ति से अधिक के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो पाएंगे। तो वही अंतिम संस्कार की बात करें तो अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। लेकिन अभी भी धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे, यानी मंदिर के कपाट अभी नहीं खुलेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक के ये सभी फैसले आपको बता रहे हैं। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। तो कई तरह के फैसले लिए गए हैं। राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेगी। तो अभी इस समय कोई भी एग्जाम्स नहीं होंगे। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। किसी भी तरह का मेला नहीं लगाया जा सकेगा। प्रदर्शनी पर भी रोक रहेगी। लोजपा में टूट के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मी ने नया मोड़ ले लिया है। लोजपा टूट को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वह एलजेपी की टूट की जानकारी प्राप्त कर जदयू नेता दिनेश सिंह पटना पहुंचे। दिनेश सिंह लोजपा सांसद मीना सिंह के पति भी है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने लोजपा की टूट का जिम्मेदार चिराग पासवान को ठहराया है। कोई वजह नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। हम उस दल में है ही नहीं, हम क्या बता। लेकिन आपकी पत्नी आपकी भी भूमिका इसमें रही है। नहीं, मेरी कोई भूमिका इसमें, हम उस दल के हैं ही नहीं, हम क्या बता। कमी नहीं होगी। आपकी पत्नी है और आपके घर में कल शाम में बैठक हुई थी। उस बैठक में ललन सिंह से सब लोग शामिल हुए थे। हमको ये भी नहीं पता है, हमको ये भी नहीं पता है। और बैठक हुई, उन लोगों का अंदरूनी मामला है। तो मैडम आएंगी, अभी आ रही थी, टूट गई है, कल आएगी, उसे पूछ लीजिएगा। हम क्या बताएंगे। आप कैसे देखते हैं? अगर उन लोगों का कहना है कि इसमें कोई टूट नहीं है। नेतृत्व लोगों ने नेता का परिवर्तन, नेतृत्व परिवर्तन पर आप, लोजपा के नेतृत्व परिवर्तन पर आप क्या करेंगे? और पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होता है। छोड़कर क्यों आगे बढ़ना? चिराग पासवान को पार्टी में अयोग्य घोषित कर दिया क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों ने नेता का परिवर्तन किया है और सब लोग हैं। चिराग जी भी उस पार्टी में है, पारस जी भी है, उनके 5-6 सांसद भी उसमें है, सब लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर पार्टी में नेता का परिवर्तन होता है। केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हो चुके बच्चों की पढ़ाई और अन्य खर्च का जिम्मा उठाया है। सरकार के इस फैसले के तहत सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाएगी। हालांकि राजधानी रांची में सरकार के ऐलान के बावजूद 2 अलग-अलग किस्म के फैसले देखने को मिल रहे हैं। राजधानी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय ने एक और जहां इस मामले में पहल करते हुए प्रभावित बच्चों को फ्री में पढ़ाए जाने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर विख्यात रांची यूनिवर्सिटी की ओर से अब तक इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया गया है। देखिए, कोविड-19 में रांची विश्वविद्यालय से जितने भी कर्मचारियों की, शिक्षकों की डेथ हुई है, सबकी जानकारी सरकार ने हम लोगों से मांगी है और वो हमने दे दी है। जहाँ तक
माता पिता की मृत्यु का सवाल है, तो जैसा हमको सरकार आदेश करेगी हम उसी तरह से काम करेंगे। देखिए, यहाँ तो बहुत अच्छा हम लोगों ने निर्णय लिया है। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ रहे हैं और उनके माता या पिता में से कोई एक की भी डेथ हो गई है तो उनका फीस माफ़ किया जाएगा। इस तरह का प्रावधान किया गया 2021 में जिनके माता पिता की डेथ हुई। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की समय सीमा 17 जून सुबह 6 बजे खत्म होनी थी। इसी बीच लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर सीएम की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ हुई बैठक में रियायतों के साथ लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। साथ ही फिलहाल की तरह दुकानें शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। तो वही बैठक में सीएम के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। बिहार में मानसून की पहली बारिश ने सभी जिलों के नगर निगमों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सभी जिलों का नजारा लगभग एक ही जैसा है। सासाराम में भी हालात कुछ इसी तरह है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि सदर अस्पताल मूसलाधार बारिश के कारण तालाब में तब्दील हो गया है। पूरे परिसर में पानी भर गया है। अस्पताल कर्मी, मरीज और उनके परिजन सभी इसी जल जमाव में काम करने को मजबूर है। वहीं सासाराम के सिविल सर्जन ने बताया कि जब तक अस्पताल के आउटसाइड में नाले का निर्माण पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये समस्या यूं ही बनी रहेगी। दुमका जिले के सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की किल्लत का ये मामला गोपी कांदर प्रखंड से सामने आया है, जहां कोला जोड़ा गांव के लोगों को पीने के पानी लाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। 50 घर वाले इस गांव में जिला प्रशासन की ओर से 4 चापानल लगाए गए थे, जो कि मौजूदा समय में खराब हो गए हैं। कई बार ग्रामीणों की ओर से मरम्मत की अर्जी दिए जाने के बावजूद चापानलों को ठीक नहीं करवाया गया। मूलभूत पीने के पानी की समस्या से ग्रामीणों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नाराजगी है और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय ही वोट मांगने आते हैं और बाकी समय में उनके दर्शन भी नहीं होते हैं। उत्तरी बिहार में मानसून की दस्तक देने से पहले ही दिन रात को हो रही बारिश ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी है। वही बारिश को लेकर बख्तियारपुर के किसानों का कहना है कि मानसून के पहले ही बारिश और ओलावृष्टि ने तबाही मचा दी है। किसान पहले सेठ साहूकारों से कर्ज लेकर मक्के की खेती के लिए बीज बोते हैं और जब जब मक्के की फसल तैयार होने के कगार पर पहुंच चुकी है तो मूसलाधार बारिश से सारी फसलों को नुकसान हो गया है। वही जब मूंग की खेती की गई तो पहले मौसम ठीक ठाक रहा, लेकिन जब मूंग टूटने की बारी आई तब फिर बारिश ने तबाही मचा दी है। बीते 3 दिनों से दिन रात हो रही बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। किसानों की मुख्य फसल मक्के की फसल और दलहन में होती है, मूंग की फसल, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा भी होता है, लेकिन बारिश के चलते सभी चीजों पर पानी फिर गया है। वही सरकारी लाभों की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से कोई स्कीम आती है तो कृषि पदाधिकारी द्वारा जमींदार को कम और बिना खेती करने वाले लोगों को इसका ज्यादा मुनाफा मिलता है। मूंग के खेती में भैया पूरे हानि छोड़ कर फायदा नहीं है। भले आए और समय से मजदूर नहीं है मिल रहे और लोग बंदी से पूरा परेशानी कर कोई सरकार के सहायता नहीं। अगर सहायता अबो के ले तो जमींदार का कुछ नहीं, बगैर जमींदार के पूरा सही। राजधानी रांची के धुरवा इलाके में सुप्रसिद्ध पंचमुखी मंदिर के पीछे लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन के बीच हुई है।
स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी परियोजना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया। आपको बता दें कि पहले भी 20 फरवरी को इसी जगह पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट निर्माण कार्य शुरू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते पुलिस प्रशासन को खाली हाथ लौटना पड़ा था। इस निर्माण के खिलाफ ग्रामीणों ने बस्ती बचाओ आंदोलन जारी किया है। लोगों ने निर्माण किए जाने वाले मैदान से भावनाएं जुड़ी होने की बात कही है और निर्माण के खिलाफ एकजुट होकर वो खड़े हुए हैं। 1008 घर एक साल में बनने हैं। इसका लक्ष्य 1 साल तक था। कुछ छोटे मोटे इश्यूज की वजह से प्रोजेक्ट 1 तारीख को शुरू नहीं हुआ, बट आज काम फुल फ्लेज वे में शुरू हो गया है और बैरिकेडिंग का काम, सॉइल टेस्टिंग का काम और जो फैक्ट्री सेटअप होगा वो काम आज 1-2 दिन में हम शुरू करेंगे। जिनके आने वाले दिनों में आवास की ज़रूरत बढ़ती ही जाएगी, उन लोगों के लिए ये एक अच्छी उपलब्धि है। तो मुझे आशा है कि जैसे जैसे काम प्रोग्रेसिव वे में आगे चला जाएगा, लोग चीज़ों को थोड़ा सा जब देखते हैं, विजुअली देखते हैं, तो वो इम्पैक्ट और अच्छा होता है। अभी हम लोग कई विधायक लोग हम लोग से कांटेक्ट किए हैं, हम लोग उनसे संपर्क किए हैं, खास करके प्रदीप यादव से परसों मैंने मिला और उनको भी बताया कि उन्होंने 10 मार्च को सवाल उठाए थे विधानसभा में कि ये लाइट हाउस परियोजना झारखंड के अनुकूल नहीं है, गरीब राज्य है। सीएम भी 1 जनवरी को जो उद्घाटन हुआ था उसमें भी कहे थे कि झारखंड के लिए अनुकूल नहीं है। इसके बावजूद जो काम हो रहा है, मुझे लगता है यहाँ का भी कुछ सहमति है। इसके बावजूद हम लोग कोशिश कर रहे हैं सीएम से मिलने के लिए। सीएम से और लोग भी राजेश कच्छप वगैरह से बात कर रहे हैं कि सीएम से मिला जाए। नहीं मिलेगा तो फिर कल और प्रोटेस्ट। क्या है कि सबसे पहले देखना है कि कोई वैध सरकारी काम अगर हो रहा हो, उसमें बिना किसी नियम या कानून के किसी को भी अधिकार नहीं कि कोई बाधा पहुंचा। तो बहुत बार इसमें लोगों से वार्ता भी हुई है, किसी का कोई नियम या कानून का उल्लंघन ऐसा कुछ है तो बात रखी गई है। इसमें यहाँ पे एक सरकारी परियोजना चल रही है जिसमें कि सब कुछ जो है विधिवत हो रहा है, तो उसमें पुलिस और प्रशासन यहाँ पर सिर्फ इसलिए तैनात है कि कोई भी विधिवत काम, सरकारी काम हो उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना करे, ना ही कोई लोगों को र्यूमर फैलाकर, उनको बरगलाकर या विधि व्यवस्था की स्थिति क्रिएट करने का प्रयास भी करे, उसको रोकने के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली पर पंचायत प्रतिनिधि और अधिकारी ग्रहण लगा रहे हैं। नरेगा विभाग में धांधली भारी पैमाने पर हो रही है। इस धांधली का मामला तब सामने आया जब जमींदार को इस बात की भनक लगी कि उनकी जमीन में जो पोखर बरसों से निर्माण है, उसी पोखर पर पंचायत समिति, पीआरएस और पीओ की मिलीभगत से सरकारी राशि की निकासी हो रही है। ये मामला बनमा इटहरी प्रखंड क्षेत्र के घोड़दौर पंचायत का बताया जा रहा है। वहीं पोखर मालिक ने सहरसा जिला पदाधिकारी, डीडीसी, एसडीओ, बीडीओ, पीओ को आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। प्रयागराज से एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, तो वही मामले की जानकारी प्राप्त कर मौके पर एडीजी पहुंचे और परिवार को सहानुभूति जताई। साथ ही कहा कि परिवार जिस तरीके से जांच कराना चाहेगा वैसे ही इस मामले की जांच होगी। इधर डीएम ने भी पत्नी को सरकारी नौकरी, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई की बात कही है। वही एसपी के कहने पर अज्ञात हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही पत्रकार सुलभ ने शराब माफियों के खिलाफ खबर चलाई थी और 2 दिन पहले हत्या की आशंका को लेकर प्रार्थना पत्र भी लिखा था। मालूम है घर भी मेरा निजी नहीं है। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10 और 11 बजे के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के सम्मानित पत्रकार हैं। वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फोन में मौजूद कंटैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया।
तो पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत का ये पूरा मामला है। प्रयागराज की एक खबर जहां पर निजी न्यूज चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वही परिजन इसे हत्या बता रहे हैं, तो वही मामले की जानकारी प्राप्त कर एडीजी परिवार से मिलने पहुंचे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। अरुण, आपसे जानना चाहेंगे, पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत का मामले में जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? जी, जैसा कि मैडम जैसा कि आपने यहाँ पे सुना होगा, विगत कुछ दिनों पहले शराब माफियाओं के ऊपर जो है कार्रवाई की गई थी पुलिस प्रशासन के द्वारा शराब माफियाओं पर, और यहाँ पे अवैध असलाह फैक्ट्री को लेकर के जो है सुलभ श्रीवास्तव जी ने निर्भीकता से जिस हिसाब से खबर चलाई थी, उसी खबर चलाने का जो है खामियाजा सुलभ श्रीवास्तव को अपनी जान गंवा करके जो है चुकानी पड़ी है। और अभी तक जहां तक ये एडीजी साहब जो एडीजी प्रयागराज जो है भी पहुंच चुके हैं, वहां पर मौके पर हर कोई वहां पर उपलब्ध हो रहा है। जांच बराबर जो है चल रही है, इसके लिए अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया मैडम। परिजनों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? वो तो हत्या की आशंका ही जता रहे हैं। जी, परिजन पूरी तरीके से हत्या की आशंका जता रहे हैं, और उनके हत्या की आशंका पर ही जो है उन्हीं के एप्लीकेशन के बिहाफ पर जो है 302 के जो है अभियोग के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जो कि अज्ञात के ऊपर किया गया है। अरुण, पत्रकार सुलभ ने अपनी हत्या से 2 दिन पहले उस आशंका को लेकर प्रार्थना पत्र भी लिखा था। अगर पहले ही उसे सुरक्षा दी जाती तो उसे अपनी जान से हाथ ना धोना पड़ता। जी, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो है लापरवाही बरती गई है, जो कि कहा जा सकता है स्पष्ट रूप में, जो कि कई ऐसे मामले आते हैं जहाँ पर कि पहले से सूचित किया जाता है पुलिस प्रशासन को, उसके बावजूद भी वो उसको इग्नोर करती है, जिसके कारण जो है अगर आज जो है सुलभ श्रीवास्तव के एप्लीकेशन पर सुलभ श्रीवास्तव जी के जो है जिस हिसाब से सुलभ श्रीवास्तव को जो है अपनी जान माल का खतरा महसूस कर रहे थे, और उन्होंने उच्च अधिकारियों से जो है इसकी सिफारिश की थी, इसकी शिकायत की थी, उसको अगर नजरअंदाज नहीं किया होता तो शायद आज जो है सुलभ श्रीवास्तव जी हम लोगों के बीच में होते और ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटी होती। अरुण, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से परिवार को किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है? अभी पूरी तरीके से कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, बस खाली जांच करके जो है दोषियों को जो है दंडित करने का आश्वासन दिया गया है। जबकि यहाँ पर जो है मीडिया परिवार जो है बराबर पूरी मांग कर रहा है कि उनकी पत्नी को जो है सरकारी नौकरी दी जाए, उनके आश्रित जो है उनको जो है कुछ धन मुहैया करवाया जाए। इसको लेकर के बराबर जो है लड़ाई चल रही है यहाँ पर कि सुलभ श्रीवास्तव जी जिस हिसाब से निर्भीकता से पत्रकारिता करते थे, जिस हिसाब से वो रिपोर्टिंग करते थे ग्राउंड जीरो लेवल पे जाकर के, अभी जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उन्होंने अवैध असलाह की फैक्ट्री से जो है वहां की रिपोर्टिंग कवरेज करके वहां से लौटे हुए थे, तब जो है जाकर के उनकी हत्या का जो है ये हुआ था मामला। तो अरुण, क्या उत्तर प्रदेश में शराब माफिया की जो पूरी गैंग है इतनी ताकतवर है कि इनके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? जी जी जी, एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अगर कोई भी इन आताताइयों के खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। और जैसा कि प्रतापगढ़ में इससे पहले भी कई बार हुआ है कि जब भी कोई पत्रकार आवाज बुलंद किया, सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया है, तो उसके ऊपर या तो उसको फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है या तो फिर उसको दबला कुचला जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत का पूरा मामला है। 2 दिन पहले हत्या की आशंका को लेकर उन्होंने प्रार्थना पत्र भी लिखा था। अगर उन्हें पहले ही सुरक्षा दे दी जाती तो उन्हें अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। रोहतास जिले के बिक्रमगंज अनुमंडल में एक मिठाई बनाने वाले कारीगर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिनका शव एक नाले से बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि वे जब काम करके घर लौट रहा था तो उसी दौरान नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जबकि परिजन इसे मानने को तैयार नहीं है। परिजनों का कहना है कि उसकी मौत के पीछे कहीं ना कहीं कोई साजिश है। उधर व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया गया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।